जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चा आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, अर्थात कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हमने कूलाम का नियम भी पढ़ लिया है, उसके न्यूमेरिकल भी लगा लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं उसके सदिश निरूपण के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सबसे पहले कुछ चीजें सदिश के बारे में आपको जानना आवश्यक है। देखिए, अगर कोई भी राशि सदिश राशि लिखी हुई है, कोई भी सदिश राशि लिखी हुई है, तो सदिश में होता क्या है? देखो बेटा, सदिश में एक तो होती है दिशा, एक तो होती है दिशा और दूसरा होता है परिमाण यानी वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी सदिश को दिखाने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक तो परिमाण, दूसरी दिशा। जैसे कहीं पे लिख रखा है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो 3 किलोमीटर जो है यह परिमाण। ठीक है, और परिमाण को मान लो हम जब दिखा रहे हैं इससे, ठीक है, ये हो गया हमारा परिमाण। और उत्तर की ओर ये हो गई हमारी दिशा, तो दिशा से दिखाएंगे बेटा एक कैप से। ठीक, किसी भी राशि के ऊपर अगर कैप लगा दोगे तो उसकी दिशा बन जाएगी। और किसी भी सदिश को दिखाने के लिए हम दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं हमारे पास ए सदिश है, तो ए सदिश बराबर हो जाएगा ए का परिमाण, ए का परिमाण तथा ए की दिशा। तो किसी भी सदिश को बेटा कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से किसी भी सदिश को निरूपित किया जाता है। तो ऐसा ही काम करेंगे हम कूलम के नियम में, कूलाम के नियम में ऐसा ही कुछ काम करेंगे हम कूलाम के नियम में। देखिए, जैसे हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। ठीक है, इनके बीच की दूरी मानते थे R, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे वो भी बता रहे हैं। अब एक पहले आवेश पर दूसरे के कारण अगर बल लिखा जाए, आवेश एक पर यानी Q1 पर Q2 के कारण अगर बल लिखा जाएगा, तो वो बेटा लिखेंगे हम F12 से। सदिश की बात हो रही है, सदिश में थोड़ा अलग चलेगा। ठीक, तो F12 बराबर होगा आवेश एक पर, आवेश एक पर आवेश दो के कारण बल, दो के कारण बल। ठीक है, आवेश एक पर आवेश दो के कारण बल। तो यहां से यहां तक का अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटा विस्थापन सदिश। अगर हम विस्थापन सदिश की बात करेंगे तो ये आएगा बेटा R12, ये आएगा R12, ये होता है विस्थापन सदिश R12, R12। ठीक, और यहां से यहां तक के विस्थापन सदिश की अगर बात करें, एक मिनट बेटा, हम 2 से चल के 1 पे जा रहे हैं, तो ये होगा R21। एक मिनट, जहां से चल रहे हैं तो हम 2 से चल के 1 पे जा रहे हैं, यानी R21 होगा। बल कैसे लग रहा है? बल देखो बेटा कैसे लग रहा है। आवेश एक पर लग रहा है, आवेश दो के कारण बल, आवेश एक पर दो के कारण बल। तो दो का बल कुछ इस प्रकार से इधर को जाएगा, यानी दो से चल के एक पे जा रहा है, दो से चल के एक पर जा रहा है और दो से चल के एक पर जाएगा। तो इसको दिखाएंगे हम R21 से, इसको दिखाएंगे बेटा हम R21 से। ठीक, यह है विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। ऐसे ही अगर हम R21 की बात करेंगे बेटा, R21 की बात करेंगे,
तो इसको कैसे पढ़ोगे, जैसे हमने F12 पढ़ा था कि आवेश 1 पर 2 के कारण बल, आवेश 1 पर 2 के कारण बल, और अगर आवेश 1 पर 2 के कारण बल लिख रहा है तो ऐसे लिखा था, तो यहां पे पढ़ेंगे आवेश 2 पर 1 के कारण बल। तो आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल, ठीक है, आवेश 1 के कारण बल। अब बल किधर से किधर जा रहा है, तो 1 से चल के 2 पे जा रहा है, इधर जा रहा है, इस प्रकार से 1 से चल के 2 पे जा रहा है। अगर 1 से चल के 2 पे जाएगा तो विस्थापन सदिश बनेगा R12, विस्थापन सदिश बनेगा R12, क्योंकि 1 से चल के 2 पे जा रहा है तो R12, तो यहां पे हो जाएगा R12 भी हो जाएगा क्या, विस्थापन सदिश। कौन किसके लिए है वो ध्यान रखना, विस्थापन सदिश, ठीक है। F12 के लिए है R21 और F21 के लिए है R12, ठीक है, F21 के लिए है R12। अब अगर हम परिमाण को सबके बराबर कर दें, सबके परिमाण को हम बराबर कर रहे हैं, R12 का परिमाण बराबर R21 का परिमाण बराबर हम मान रहे हैं R के, ये वाला R जो हमने माना था इस R के बराबर मान रहे हैं, ठीक। तीनों को की परिमाण को हमने बराबर किया है, दिशा को बराबर भी नहीं किया है, इसका काम आएगा आगे। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देख लीजिए पूरा का पूरा कि F12 क्या है, F21 क्या है, R12 क्या है, ठीक है, और R21 क्या है। फिर हम आएंगे कूलाम के नियम पर उसका सूत्र लगाने के लिए। एक चीज और नोट कर लो, अगर विस्थापन सदिश लिखा जाएगा, ठीक, तो जिधर से चल रहा है उधर कम और जिधर जा रहा है उधर ज्यादा, ठीक है। जैसे ए से चलकर अगर बी पे जाएगा तो बी का कम है, ए का कम है, बी का ज्यादा है। जिधर से जाएगा वहां पे कम और जहां पे पहुंचेगा वहां पे ज्यादा। यानी अगर हम R21 लिखना चाहेंगे, R21 लिखना चाहेंगे बेटा, ठीक, तो इसको लिखोगे R1 माइनस R2, ठीक है, ये लिखा जाएगा R1 माइनस R2, ठीक, क्योंकि R1 ज्यादा है 2 कम है, 1 ज्यादा है 2 कम है, ठीक। ऐसे ही अगर R12 लिखना चाहिए, अगर हम लिखना चाहे R12 तो इसको लिखोगे बेटा R2 माइनस R1, इसको लिखोगे R2 माइनस R1। इंपॉर्टेंट है बेटा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का कोई लिमिट नहीं होती, किधर से भी आ सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं बता रहा हूँ उसके बाद, एक बार इसको देख लो ध्यान से। तो ये थे मेन पार्ट जो यूज होने वाले हैं इस लॉ में, इस नियम में, ठीक। अब आते हैं हम अपने काम पे। अगर कूलाम के नियम से लिखे, अगर हम लिखे कूलाम के नियम से, अगर हम लिखे कूलाम के नियम से तो क्या हो जाएगा, अगर F12 लिखेंगे, और इस बार सदिश की बात कर रहा हूं बेटा, और सदिश की जब भी बात होगी, जब भी सदिश की बात होगी तो क्या आएगी, दिशा भी आएगी साथ में। तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में R, देखो सबके लिए कॉमन ले लिया है मैंने, यहाँ पे R तो सबके लिए कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे दिखा देंगे R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, ठीक। फिर यहां पे आएगा किसका कैप, कैप की बात करेंगे तो F12 के लिए है कौन, F12 के लिए R21, F12 के लिए R21, F12 के लिए है R21, तो यहाँ पे जाएगा R21 का कैप। कैप क्या बताया था मैंने, कैप बताया था मैंने दिशा, कैप क्या होगी, दिशा होगी, दिशा को हम कैप से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो, चूंकि एक चीज और देख लो, ए वेक्टर बराबर था ए का परिमाण इंटू ए की दिशा, तो यहाँ पे अगर दिशा निकालना चाहे हम, अगर दिशा का मान निकालना चाहे तो ये गुणे में इसके बटे में आ जाएगा,
ये गुणे में है, ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी ए की दिशा का मान हो जाएगा ए का वेक्टर बटे में ए का परिमाण, ए का वेक्टर बटे में ए का परिमाण, ए का वेक्टर बटे में ए का परिमाण। ठीक है, ए का वेक्टर बटे में ए का परिमाण। तो ऐसे ही R21 के लिए क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब इसके लिए इसका ये सदिश कौन, R21 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 बटे में इसका परिमाण, तो R21 का परिमाण। ठीक है, वो सदिश बटे में उसका परिमाण, वो सदिश बटे में उसका परिमाण। जैसे ए का निकाल लेते, ए की दिशा निकाल लेते, तो वो सदिश बटे में उसका परिमाण। ऐसे ही सदिश और बटे में परिमाण। अब परिमाण को आपने पीछे मान ही रखा है, परिमाण को देखो क्या मान रखा है, तीनों को हमने मान रखा है पहले से आर के बराबर, तीनों परिमाण को हमने आर के बराबर मान रखा है। तो यहाँ पे इसको हम सिंपल आर लिख सकते हैं, तो F12 बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 सदिश बटे में आर, गुणे में है तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो F12 सदिश बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटे में R क्यूब, और ये हो जाएगा R21 R21। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार बेटा पूरी प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लो, इसको बेटा ओपन करो, इसको बेटा ओपन करो। F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटे में R क्यूब, और R21 क्या होगा, R21 क्या होगा, ये होगा R1 माइनस R2, ये होगा R1 माइनस R2, ये तो बताया था R1 माइनस R2। देखो ध्यान से कहा लिख रखा, ये रहा R21 क्या है, R1 माइनस R2 है, R21 क्या है, R1 माइनस R2 है। सेम हाँ, अब इसी प्रकार अगला भी लिख लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 1। इसी के प्रकार F21 भी लिख लो, F21 भी लिख लो, जैसे उसमें लिखा है, जैसे ये लिखा है ऐसे ही ये भी लिखा जाएगा, के Q1 Q2 बटे में R क्यूब, बदले क्या क्या, बदलेगा क्या, यहाँ पे R21 की जगह पे हो जाएगा R12। ठीक है, ये हो जाएगा R12। 21 के लिए 12 है बेटा, 21 के लिए 12 है, ये ध्यान रखना। ओपन कर लो इसको भी, तो F21 इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बटे में R क्यूब, तो हो जाएगा, इसको ओपन जब करोगे R12 को तो हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ठीक, थोड़ा सा चेंज और कर ले, अगर ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है। अगर यहां से हम माइनस को कॉमन ले लें, F21 में से माइनस को अगर कॉमन ले लें, F21 है क्या हमारे पास, F21 हमारे पास है के Q1 Q2 बटे में R क्यूब, और फिर है R1 माइनस R2, ठीक, सॉरी R2 माइनस R1, ये हमारे पास R2 माइनस R1। ठीक, यहां से हम थोड़ा सा काम करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे, जैसे a माइनस बी लिखा हो, और इसमें से माइनस को अगर बाहर निकाल लिया जाए, माइनस को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो प्लस वाली राशि माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। ठीक, चिन्ह बदल जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर लेकर आओगे माइनस को, अगर माइनस को ब्रैकेट के बाहर लेकर आओगे तो अंदर की राशि के चिन्ह बदल जाएंगे, अगर प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। तो यहां से F21
बराबर हो जाएगा, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, के Q1 Q2 बटे में R क्यूब, और ये हो जाएगा R1 हो जाएगा प्लस का और R2 हो जाएगा माइनस का। ठीक, वही चीज की है, यहाँ पे हमने माइनस को बाहर निकाला, माइनस बाहर आया, R1 हो गया प्लस का, R1 हो गया प्लस का, R2 हो गया माइनस का। ठीक, तो समीकरण नंबर 2 ये बन गई हमारी। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 हमारे पास ये है, समीकरण 2 हमारे पास ये है, समीकरण 1 व 2 को भाग दे दो, समीकरण 1 भाग 2 से, तो क्या थी, F12 बटे में F21 बराबर, F12 का मान क्या है, K Q1 Q2 बटे में R क्यूब R1 माइनस R2। ठीक, इसके बटे में चला आएगा F21, F21 क्या है, माइनस K Q1 Q2 बटे में R क्यूब R1 माइनस R2। अब अगर हम चाहें तो इस माइनस को बीचों बीच में लिख सकते हैं, इसको चाहें तो हम बीच में लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम बीच में माइनस को, ये रहा, ऊपर और नीचे राशि दोनों समान है, दोनों एक बार में कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा एक, यानी F12 बटे में F21 बराबर आ जाएगा माइनस का 1, और कहीं कैंची की गुणा कर दी जाए, दोनों की कैंची की गुणा कर दी जाए, तो F12 बराबर हो जाएगा माइनस F21 के। और ये है कक्षा 11 का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्या कहता है, यदि अगर किसी वस्तु पर क्रिया करोगे तो उसकी बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक, अगर किसी वस्तु पे आप वार करोगे तो चोट आपके भी लगेगी, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बराबर होगी और विपरीत होगी। बल देखो, एक वस्तु पे दूसरे वस्तु पर, यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो एक आवेश दूसरे पे बल लगा रहे हैं, दूसरा भी पहले पे लगा रहे हैं, यानी पहले पे दूसरा, दूसरे पे पहला, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में। कैसा बल लगा रहे हैं, तो बराबर बल लगा रहे हैं, बल बराबर है, दिशा विपरीत है, तो इसलिए कह सकते हैं अतः कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, ये था हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो आपको पूरा डेरिवेशन जैसे मैंने करवाया है स्टेप बाय स्टेप पूरा करके आना है। जो जो राशियां हैं जो यूज होने वाली है, सबसे पहले उनको समझाओगे कि F12 क्या है, F21 क्या है, ठीक है, R21 क्या है, R12 क्या है। इन चीजों को समझाने के बाद हम लगाएंगे कूलाम का नियम, यहां से स्टार्ट होगा। अब चूंकि सदिश रूप में लगा रहे हो तो सदिश रूप में एक तो परिमाण होगा, दूसरी दिशा होगी, तो हमारे पास ये रहा परिमाण और ये रही दिशा। ठीक, अब अगर हम दिशा को चाहें, अगर दिशा को चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जो सदिश है, जिस सदिश की दिशा है वो सदिश ऊपर बटे में उसका परिमाण। ठीक है, सदिश ऊपर बटे में परिमाण, ये हो जाएगी दिशा, सदिश ऊपर बटे में परिमाण, ये हो जाएगी दिशा। तो यहां पे हमने वही यूज किया, ऊपर सदिश नीचे परिमाण। ठीक, अब क्या करना था, देखो R21 जो है, इन तीनों को हमने पहले ही बराबर कर लिया है, R12 बराबर R21 बराबर R, ये तीनों परिमाण जो है वो आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया, R21 के परिमाण की जगह पे सिंपल लिख दिया R,
और जब इस r की इस r से गुणा हुई तो बन गया r क्यूब। आपके पास सिर्फ बचा r21 वेक्टर यानी r21 सदिश, और r21 का मान आपके सामने ये रहा। r21 क्या होगा, r1 माइनस r2 होगा, r21 होगा r1 माइनस r2। तो r21 को लिख दिया r1 माइनस r2। जैसे ऊपर F12 लिखा है वैसे F21 भी आ जाएगा, जैसे 12 है वैसे ही 21 है। जिस प्रकार से F12 लिखा जाएगा वैसे ही 21 लिखा जाएगा, बस अंतर क्या होगा, अंतर होगा विस्थापन सदिश का। यहाँ पे R21 विस्थापन सदिश है, यहाँ पे है R12, दिशा का अंतर है बस। हमने क्या किया, R2 माइनस R1 कर लिया और फिर यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला। आगे देखो, F21 लिखने के बाद हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, और जैसे ही माइनस बाहर आया अंदर की राशियों के चिन्ह बदल गए। R1 पहले माइनस का था अब प्लस का है, R2 पहले प्लस का था अब माइनस का है। दोनों के परिमाण सॉरी चिन्ह बदल गए, और चिन्ह जब बदल गए तो हमने इसको समीकरण नंबर 2 माना, ये समीकरण 1 पहले से मान रखी थी, दोनों को आपस में भाग कर दिया, और जब दोनों को भाग किया तो हमारे पास निकल के आ गया F12 बराबर माइनस F21। ठीक, केवल दिशा का अंतर है बाकी परिमाण बराबर है, केवल दिशा का अंतर है बाकी परिमाण बराबर है, क्योंकि माइनस जो है वो फिजिक्स में दिशा ही बताता है, माइनस जो है फिजिक्स में दिशा बताता है निर्देशांक ज्योमेट्री के अनुसार। ठीक, यहां से निकल के आ गया कि कूलाम का नियम जो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम का पालन करता है। समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा डेरिवेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूरे डेरिवेशन को एक बार कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद बताइएगा समझ में आया है कि नहीं सर आया है। ठीक, इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा विद्युत क्षेत्र, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल ये कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।